हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का जो है स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड के फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और ये रिजल्ट कैसे रहे ये तो मैं चर्चा करूंगा ही। इसके साथ इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। क्या रिस्क है इस कंपनी के सामने, क्या रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या शेयर प्राइस मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अगले एक साल के दौरान। इसके अलावा क्लीन साइंस जैसी कंपनी के साथ मैं इसका थोड़ा सा एक कंपेरेटिव एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली जो है अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर की जा रही है। तो जो भी मैं आपके साथ व्यक्त कर रहा हूँ वो ऐसा हो सकता है कि वो केवल आप ही तक ही लिमिटेड हो, तो अल्फा मेंबर्स के साथ ही ये शेयर हो सकता है कि आगे चल के ये वीडियो हम एक हफ्ते के बाद या कुछ समय के बाद 2 या 3 दिनों के बाद हो सकता है कि हम अपने मेन फोरम के ऊपर भी इसको शेयर करें। इसके अलावा जो है मेरी पर्सनल होल्डिंग इस शेयर के अंदर है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कहीं पर भी बायस्ड है। अगर आप कोई भी अपना डिसीजन ले, फाइनल डिसीजन ले, तो अपना विवेक यूज़ करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और फिर ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। क्योंकि मैं जो भी आपके साथ वो बात कर रहा हूँ उसके लिए, आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं ना तो जिम्मेदार हूँ और ना ही मेरा चैनल। तो आप अपने विवेक का यूज़ ही जो है सबसे ज़्यादा करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिएगा। अगर आप वित्त मामलों को यानी कि फाइनेंशियल मैटर को समझने में जो है सफल नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर से ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड के, और आज लिस्टिंग क्या हुई है पहले लिस्टिंग ही देख लें। तो पहले लिस्टिंग ही देख लो भाई साहब। लिस्टिंग हुई है 406 रुपये पे गया है। सुबह 387 का प्राइस खुला और 406 रुपये पे एक सेकंड भी 387 नहीं रहा, और सेकंड नैनो सेकंड रहा होगा। और फिर देखिएगा आप सीधा 406 रुपये 45 पैसे, एक सीधी लाइन सपाट लाइन आपको 406 रुपये पे नज़र आ रही है। कल भी हमें उम्मीद है कि 5% का सर्किट लग सकता है, जिस तरीके का आज मोमेंटम देखने के लिए मिला। ये तो हो गई शेयर प्राइस से रिलेटेड बात, थोड़ी बाद में भी करेंगे। सभी पहले बात कर लेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट जो है रिजल्ट में नहीं रहने वाला। बस आप सरप्राइज़ बता दो, रिजल्ट जाए भाड़ में। भैया माय डियर, ये ध्यान रखना है आपने कि रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है, रिज़ल्ट के साथ चलता है। और कुछ चीज़ें जो हैं बाज़ार के अंदर रैशनल नहीं होती है, तो बाज़ार बिल्कुल सही करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन देर सवेर बाज़ार के अंदर रैशनलिटी आती है। ये हमने बहुत बार जो है आजमाई हुई बात है हमारी और देखी हुई बात है। तो देखिएगा ये इस क्वार्टर में जो सेल है वो 290 करोड़ की सेल है, हाईएस्ट एवर क्वार्टर सेल है इस कंपनी की जो इसने आज तक की है। और पहले दिन ही भाई साहब आप 5% के अपर सर्किट पे 400 से ऊपर का प्राइस लगा दें, और शायद किसी ने उम्मीद की होगी कि शायद 400 रुपये का प्राइस हो। हालांकि जो है मैंने जो 4 महीने पहले वैल्यूशंस वीडियो डाली थी, मैंने 350 रुपये का भाव बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि हाँ 350 भाव होगा। लेकिन मैंने फिर भी नॉर्मल फोरम के ऊपर आपके साथ इस तरीके की चर्चा कल नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि अगर मैं इस तरीके की बात करता हूँ तो पब्लिक डोमेन के अंदर उस शेयर्स को ज़्यादा बढ़ा के दिखा दिया जाता है, जिससे कि आप लोगों को ना मिले। और इसके बावजूद भी शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ नहीं लगा। तो जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो बहुत ही मामूली शेयर ट्रेड हुए हैं। तो अभी भी मेरे जो प्राइस टारगेट है मैं खुल के आपके साथ जो है बात करने वाला हूँ। और दिन में भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, क्योंकि बहुत सारे जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे या कॉल्स आ रही थी, तो सबका जवाब देना मेरा मुश्किल था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाए। तो इसलिए मुझे जो है मार्केट आवर्स के अंदर आज आपके साथ वीडियो शेयर करनी पड़ी। अब यहाँ पर सबसे खास बात है कि 290 करोड़ की जो सेल है उसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा है इनका, कोई बात नहीं, 149 करोड़ का है। तो केमिकल कंपनीज है, एम्प्लॉयज़ के खर्चे केवल 14 करोड़ के हैं, जो पिछले क्वार्टर में भी 14 करोड़ के थे। और फाइनेंस कॉस्ट 12 करोड़ की, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 12 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट है, ये 12 करोड़ रुपए ये थोड़ा सा सरदर्द आपको कर सकते हैं, लेकिन बताएंगे कि क्यों ये सरदर्द नहीं करेंगे। देखिएगा 21 करोड़ रुपए की जो है डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्योंकि नए प्लांट है, नए इक्विपमेंट्स है। और अदर एक्सपेंस 38 करोड़ के, तो 231 करोड़ का जो है पूरा खर्चा हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 58 करोड़ के आए। अब 58 करोड़ के प्रॉफिट के सामने आपके सामने जो टैक्स वैक्स एडजस्ट करने के बाद आपके पास ईपीएस आ रही है 8.89, यानी कि मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 9 रुपये लेके चल रहा हूँ। और बात ये नहीं है कि इसने पिछले क्वार्टर से क्या ग्रोथ किया, पिछले साल से तो देखिएगा डबल ही हो गई ईपीएस। तो करीबन 20% के आसपास के ये जो ग्रोथ आगे भी दिखाते रहेंगे। तो ये जो 20% की ग्रोथ है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 20% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वार्टर में। अब कंपनी क्या सोचती है इसके अंदर, अगर हम इसको ईपीएस को माने और जिस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो हम ये बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि कंपनी 40 रुपये के आसपास से लेके
₹50 के बीच की EPS दिखा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है इनके अंदर, तो ये थोड़ा सा रिएक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बेसिक केमिकल बिजनेस है और अब ये स्पेशलिटी की तरफ जो है जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं अब आपके साथ बात करूं कि ये जो कंपनी है ये कैसा कर सकती है, तो आइएगा इनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये कंपनी के अंदर जो रिस्क मुझे लगता है वो आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिएगा, कंपनी की डेट इक्विटी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी की डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा है। और जो लोग फाइनेंस पढ़े हुए उनको मैं बता दूं, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको बता दूं कि देखिएगा, जब कंपनी की बैलेंस शीट में डेट होता है बहुत ज़्यादा और कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाती, ब्याज नहीं दे पाती, लोन की किस्त नहीं दे पाती, तो ये समझ लीजिएगा उस कंपनी का डूबना या बर्बाद होना निश्चित है। राइट। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है कि जब आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है और आपके बिजनेस में ग्रोथ है तो आप डेट को लेने में संकोच ना करें। तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी जो ग्रोथ वाली कंपनीज हैं वो अच्छा डेट रखती हैं, लेकिन वो बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है। उसका रीज़न है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज को आप यूज़ करके, डेट को यूज़ करके आप अपनी कंपनी के शोल्डर्स की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी आप डेट यूज़ करेंगे उस पर आप एक इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपको सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपका खर्चा हो गया, आपके पास प्रॉफिट कम आए और आपने अपनी साइज़ में छोटी कैपिटल रख के, इक्विटी का साइज़ छोटा रख के उसके बदले में डेट ले लिया। तो डेट पे तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 7-8% का, उसके ऊपर भी आपने 20-25% के टैक्स की सेविंग कर ली, तो कुल आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया 4.5-5%। तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स के हाथ में जो पैसे आए वो प्रॉफिट ज़्यादा आया। और दूसरी बात है, आपने नंबर ऑफ शेयर्स कम रखे हुए हैं जिसकी वजह से आपकी EPS बढ़ गई। लेकिन ये तभी फ़ायदेमंद होता है जब कि आप इसके अंदर ग्रो कर रहे हो, आपका प्रॉफिट जो है आपके डेट के सामने काफ़ी बड़ा हो। तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर ऐसा इस कंपनी ने कर दिया तो देखिएगा ये शेयर्स यहाँ से जबरदस्त मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है, और जिसकी मुझे काफ़ी उम्मीद है, जिसकी वजह से मैंने आपको दिन के सेशन में जो प्राइस बताए थे उनको मैं भी आगे भी आपके साथ कैरी करूँगा। सिमिलर प्रिंसिपल जो है मोदी गिलियानीज एंड मिलर्स अप्रोच के अंदर जो नोबेल प्राइज़ जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस प्रिंसिपल की रचना की, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, और जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, वो भी यही बात मानते थे कि अगर आप डेट को यूज़ करके यू कैन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। और आज हमने देखा भी कि मेग मनी के अंदर डेट कम है और मेग मनी के सामने इनका प्रॉफिट आधा भी है, आधा प्रॉफिट है, लेकिन उसके सामने भी इनकी मार्केट कैप मेग मनी के सामने आती नहीं है। और अभी तो शुरुआत हुई है क्योंकि आज अपर सर्किट पे बंद हुए हैं दोनों शेयर्स, तो इसमें अभी जर्नी और भी चलने वाली है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से आप डेट को यूज़ करके आप अपनी वैल्यू को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिजनेस अच्छा नहीं किया तो वो आपके बिजनेस को बर्बाद करने का भी मुख्य कारण बन सकती है। तो आपने देखा होगा कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जिनके पास कर्जे थे और वो कंपनियाँ बर्बाद हो गई और स्टॉक मार्केट से ही गायब हो गई। लेकिन वहीं पर कुछ कंपनियों ने इनिशियल स्टेज के अंदर जब वो कंपनियां ग्रो कर रही थी, डेट यूज़ किया और अपनी कंपनीज को जो है बहुत बड़ा बना दिया। और आज में उसमें से कुछ कंपनियां तो जो है मार्केट के अंदर जबरदस्त जो है रिटर्न्स देने वाली कंपनियों में भी शुमार हुई है। जनरली स्टील्स और मेटल्स के जो शेयर्स हैं अगर आप देखेंगे तो वो आज की डेट में इसी कैटेगरी के अंदर से रिटर्न देने वाले शेयर्स में से शामिल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 0.8x की डेट इक्विटी है, ये एक कंसर्न है। लेकिन वहीं पर आप दूसरी साइड पर दूसरी चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते कि कंपनी कह रही है कि हम 34% की CAGR करेंगे सेल्स के अंदर 21 से 24 के अंदर। माय डियर, 34% की अगर आपने सेल्स बढ़ा दी तो प्रॉफिट ये प्रेडिक्ट नहीं करे। अगर आज की तरह प्राइस रहे, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, तो भाई साहब प्रॉफिट तो 50% की रेट से ग्रो हो जाएगा। यानी कि आज जो प्रॉफिट है इसका 4 गुना प्रॉफिट आप अगले 3 साल बाद कर दोगे। तो अगर आप प्रॉफिट को 4 गुना कर देंगे तो आपकी कंपनी साइज़ में बड़ी हो जाएगी, तो आपका शेयर प्राइस भी 4 गुना हो सकता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये से शेयर्स का जो प्राइस है इसके अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है, और मैं भी जब क्लीन साइंस के साथ इस पर एनालिसिस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा भी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सेल्स की फिगर 34% की बात करें, और इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है कि देखिएगा ये जो प्रोडक्ट है इन्होंने ये तो स्टार्ट कर दिए हैं, ये तो इनका तो बिज़नेस है, लेकिन जो ECH है ये पूरा का पूरा आज की डेट में इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, और दूसरा CPVC, और CPVC भी पूरा इंपोर्टेड है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट अगले 2 साल के अंदर पाइपलाइन में आ जाएंगे तो आप ये सेल्स देखेंगे जो कंपनी बता रही है
जिसकी वजह से ये ग्रोथ आएगी। और ये दोनों प्रोडक्ट्स हाई डिमांड है, हाई मार्जिनस हैं, तो ये सबसे मेन रीज़न है। बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो सब नॉर्मल तरीके से चले हैं। कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा किया है इस क्वार्टर के अंदर। तो आप जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, इसके बारे में मैं पीछे भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। देखिएगा, अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, कैप्टिव पावर प्लांट है खुद, एम्प्लॉय 700 से ज़्यादा है। 2007 में कंपनी बनी और आज देखिएगा मेग मनी के बराबर आके खड़ी हो गई, और केवल 30 से 40% ही नीचे थी आज। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखिएगा, कास्टिक सोडा में 87% था, कास्टिक पोटाश के अंदर 88% था, क्लोरोमीथेन के अंदर 108% पे किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 75%। तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 75% है, और बाकी प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। तो इस तरीके से ये कंपनी अगर इस तरीके से ग्रोथ देने वाली है, तो मैं क्लीन साइंस की चर्चा क्यों ना करूं आपके साथ। देखिए, क्लीन साइंस बेशक से स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, और मैं यहाँ पे एक बार आपको मार्जिन्स और बता दूं कि मार्जिन्स कहते हैं। तो देखिएगा, पैट मार्जिन्स हैं इनके 12.7%, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, ईबिटा मार्जिन्स 30% के आसपास। तो मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतरीन है। अब देखिएगा, ये क्लीन साइंस मैं आपको पहले इसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। इसी कंपनी में अगर आप देखेंगे कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो पैट है 37 करोड़, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1700 करोड़। आज का भाव है, पूरी कंपनी आपको 1700 करोड़ में मिल रही है, जो एक क्वार्टर में प्रॉफिट दे रही है 37%। और याद करिए, मैंने आपके साथ क्लीन साइंस के बारे में बात की थी आईपीओ से पहले भी और आईपीओ के बाद भी। ये कंपनी 55 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, पैट 55 करोड़ का, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि इस कंपनी को मार्केट कैप क्या मिल रही है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 16,000 करोड़, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा, और प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, केवल 1.5 गुना। तो इस तरीके से केमिकल के अंदर ही ये कंपनी है, हालांकि स्पेशलिटी केमिकल में, इसकी ग्रोथ रेट भी इस कंपनी जैसी ही है, और इस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो अगर हम 1700 करोड़ की मार्केट कैप को हम ये मान के चलेंगे कि 6800 करोड़ भी हो गई, तो ये शेयर 4 गुना तक हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर 1500 रुपये के प्राइस आने वाले समय में दिखा सकता है। और ये जो टारगेट है, ये मेरे 2 साल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर, और अगर कंपनी ने कुछ और अच्छा कर दिया और शेयर मार्केट अच्छी चली, तो हो सकता है कि ये टारगेट जो मैं आपको 2 साल में बोल रहा हूँ, ये 1 साल में भी अचीव हो सकते हैं। तो ग्रोथ वाली कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि इन कंपनीज़ की ज़्यादा है, तो मैं ये मानता हूँ कि इतनी तो पी रेशो नहीं मिलेगी इसको, और 50 रुपये इसकी बुक वैल्यू है शेयर्स की। और वहीं पर अगर आप इसके अंदर अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई साहब इसकी बुक वैल्यू निकालने की, तो आपको पता चलेगा। मैं इनकी बैलेंस शीट पे आता हूँ, तो ये देखिएगा इनकी बैलेंस शीट है, तो इनकी जो बुक वैल्यू है ये भी करीबन 50 रुपये है। तो 64 रुपये रिजर्व सरप्लस में, और 10 रुपये यहाँ, तो करीबन 70 रुपये बुक वैल्यू है। तो जिसकी बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो वो भी क्लीन साइंस से ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पी रेशियो है वो इतनी बड़ी मिलेगी, 82 की पी नहीं मिलेगी। हम मानते हैं कि आधी पी भी मिलेगी, तो 30 से 40 की पी भी मिलेगी। तो ये कंपनी आगे चल के जो प्रॉफिट बता रही है, जो 37 करोड़ के प्रॉफिट है, साल भर के जो प्रॉफिट है 130 से 140 करोड़ के, तो वो प्रॉफिट आपके कहाँ जा सकते हैं। अगर जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो 300 से 350 करोड़ के प्रॉफिट अगले 2 से 3 साल में हो सकते हैं। तो जब वो 200 से 300 और उस समय पर अगर 40 की पी रेशियो मिल गई, तो 12,000 करोड़ मार्केट कैप होती है। और अभी 1700 करोड़ की मार्केट कैप के सामने 12,000 करोड़ की मार्केट कैप, यानी कि आने वाले 3 साल के अंदर शायद 3 से 4 गुना भी हो सकता है। ये जो मेरी सारी प्रेडिक्शन है, ये जो मार्केट में जो पी रेशियोज मिल रही हैं उसके हिसाब से मार्केट में एक पी रेटिंग होगी, तो आपको जो प्राइस है 2,000 या 2,500 भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक कंजर्वेटिव टारगेट मुझे जो लगता है कि 1500 रुपये बहुत ही जल्द जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही जल्द मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। स्टॉक मार्केट में बहुत जल्द का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप चैनल्स पे देखते हो सुबह खरीदा शाम को 20% बढ़ गया, ये मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत जल्द का मतलब हमारा यानी कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स आपके कोर कंप्लीट होते के साथ हमें सिमिलर प्राइस मिलेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस में बात कर रहा हूँ। और जो इसमें मेन टेंशन है वो है लॉन्ग टर्म डेट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म डेट जो है ये गले का फांस बन सकती है अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता भी दूं कि जो चीज़ आप लगा रहे हो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाला और लॉटरी की टिकट है कि एक ही बार में 5 गुना या 4 गुना पैसा हो गया। उसके लिए झटका भी झेलना पड़ता है, बाजार भी झटके देता है, और आपके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म डेट है पहली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा रहेगी। दूसरी बात है कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है
कि ये बेसिक केमिकल के अंदर अभी तक कंपनी प्रेजेंस है, आगे चल के स्पेशलिटी में जाने वाले हैं और जाएंगे भी। अब जो है काफ़ी हिस्सा स्पेशलिटी में चला गया, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि जब स्पेशलिटी में जाएगा तो क्लीन साइंस के बराबर वैल्यूशंस तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि मैं 80 की पी नहीं दे रहा, मगर मैं 40 की पी तो कंजर्वेटिव बेसिस पे ले ही सकता हूँ। और जो इपॉक्सी बनाएंगे, ये ECH बनाएंगे और जो CPVC है, ये सब स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर है। तो हमें लगता है कि इस कंपनी में अभी भी अपार संभावनाएं हैं ग्रोथ फ्रंट पे, लेकिन अगर इन फाइनल प्रोडक्ट्स के रेट घट गए तो प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर कंपटीशन आ जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट घट जाए और बेसिक केमिकल के रेट बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो डेट है उस समय पर गले का फांस बन सकता है। तो निवेश करने से पहले ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। और इसमें से 211 करोड़ रुपए पहले प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल थी, जो अब डेट का रूप ले चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि डेट इक्विटी रेशो जो है वो अभी काफ़ी बड़े अमाउंट पर है। अगर आप डेट इक्विटी को देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशो जो है ईबिटा के सामने जो है 3.3 थी पिछले साल, अभी 2.2 है। तो फिर भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है डेट का है। तो डेट कंसर्न कब होगा मैं आपको बता दूं, अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं आई तो। और अगर आप डेट को सर्विस कर पाए, डेट सर्विस कवरेज यानी कि जो आप किस्त दे पाए और आप इंटरेस्ट दे पाए, तो हालांकि आज CNBC टीवी 18 पे जो है मौलिक पटेल जो कंपनी के CMD, उन्होंने कहा कि जो हमारे जो डेट्स हैं उसमें से मोस्टली डेट्स हमारे 5 ईयर्स वाले हैं, तो हमें कोई ऐसी अभी जो डेट सर्विस कवरेज रेशो है उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे देखिएगा, स्टॉक मार्केट के रिस्क तो है। अगर आप पैसे को 4 या 5 गुना करना चाहते हैं तो भाई साहब 20-30% का झटका भी तो झेलने की ताकत होनी चाहिए ना। आप ये सोचोगे कि जो मेरा पोर्टफोलियो को भी रेड में ना आए और हमेशा ग्रीन चलता रहे, तो भैया स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। झटके भी मिलेंगे, झटके लेके ही बाजार ऊपर जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं मेक मनी में जिस दिन से आए हैं उस दिन से ग्रीन देख रहे हैं, और आज ही देखिएगा ऑपरेटर ने नीचे शेयर मार दिया मेक मनी ऑर्गेनिक्स का, तो भैया उसको उठाओ, माल को वो ऑपरेटर के हाथ से निकालो माल, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसी से घबरा गए जी, और बहुत लोगों ने घबरा के जो है पूरा माल बेच दिया। इसलिए मुझे जो है दिन में भी आपके साथ वीडियो शेयर करनी पड़ी। आप खुद देखो ना वैल्यूशंस, आप मेरे पे यकीन मत करो, आप फाइनेंशियल्स को देखो, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखो, कंपनी के प्रोडक्ट को देखो, खुद अपना दिमाग लगाओ। मैं तो केवल और केवल एक जो है माध्यम हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। पैसा आपने लगाना है, डिसाइड आपने करना है, आपको जम रही है बात या नहीं जम रही है, आपने खुद डिसाइड करना है। हाँ, क्योंकि देखिएगा सारी चीज़ें बताने के बाद इतना तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी कर सकती है नहीं कर सकती। बैलेंस शीट आपके सामने, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने है। तो कुल मिला के जो हमें जो भी लगा, मुझे अभी भी एक चीज़ का जो है आपके साथ जो है मैं साझा करूँगा कि मुझे जो सबसे ख़राब चीज़ लगी वो ये लगी कि जो वैल्यूशन हुई कुल मिला के, हालांकि वो उस पर मिट्टी डालने वाली बात मैंने कल बोली थी, लेकिन जो वैल्यूशन की गई और फाइन कैम के जो शेयर्स अलॉट किए गए वो मेक मनी ऑर्गेनिक्स के शेयर होल्डर्स को कुछ ज़्यादा बनने चाहिए थे, क्योंकि जो आज शेयर प्राइस हुआ है वो भी इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग 2017 में जिस तरीके से बायबैक किया था और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो बड़ी थी, वो अब चल के ऐसा लगता है कि हालांकि प्रमोटर के तो शेयर्स उतने ही हैं, लेकिन रेशोज़ बढ़ गई उनकी। तो इस फाइन कैम में, और जब चीज़ें सारी आउटलुक जो है पॉजिटिव हो गया, तो कुल मिला के हमें ऐसा लग रहा है कि जिन कंपनीज़ के साथ वैल्यूशंस की गई थी वो शायद ज़्यादा रीज़नेबल नहीं थी। और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, जो 94 शेयर्स अलॉट हुए, वो करीबन जो है 110 या 120 तक भी हो सकते थे, अगर जो है इस मामले में अगर वैल्यूशंस में और थोड़ी चीज़ें ऐड की जाती, या जो है एमलगमेशन में कुछ और ऑब्जर्वेशंस जो है रेज़ किए जाते बैंकों के द्वारा या किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो लेकिन क्योंकि हम भी उस चीज़ को डीरेल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक वैल्यू अनलॉक होने वाली थी। तो हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, ऐसा नहीं है कि आज लिस्टिंग हुई है तो मैंने बात की है, लेकिन फिर भी देखिएगा अभी भी फाइन कैम के अंदर जो है आपके शेयर्स हैं। मुझे पर्सनली, जो मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं ना तो फाइन कैम के शेयर बेचने वाला हूँ और मेक मनी के भी बेचने वाला नहीं हूँ। हालांकि मेक मनी के कुछ शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी पहले, आप लोगों को पता है कि 140 रुपये के आसपास, 136 रुपये के आसपास। तो हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि अभी भी मेक मनी के मेरे जो शेयर्स गए थे वो वापस मिल जाए, और फाइन कैम भी जो है मैं ख़रीदने की पूरी चेष्टा करूँगा, क्योंकि फाइन कैम के बहुत ही कम शेयर्स हैं हमारे पास, क्योंकि रेशो कम थी। तो हम चाहेंगे कि मेक मनी फाइन कैम के शेयर्स भी ऐड किए जाए, मेक मनी ऑर्गेनिक्स के शेयर्स भी ऐड किए जाए। देखिएगा जहाँ पर फाइन कैम एक ग्रोथ वाली कंपनी है, डेट की वजह से रिस्क थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन पैसा बनने की चांसेस भी ज़्यादा है। वहीं पर मेक मनी ऑर्गेनिक्स का स्टेबल बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क कम है, ग्रोथ की अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर हालांकि जो हमें लगता है कि रिटर्न्स आने वाले 3 से 4 साल में 3 to 4 टाइम्स हो सकती हैं, तो फाइन कैम में जो है
5 टाइम्स टू 10 टाइम्स तक भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेक मनी और रिस्क में रिस्क कम है, वहीं पर मेक मनी फाइन कैम में रिस्क भी ज़्यादा है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब आप कहीं पे पैसे डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एफडी में पैसा डाल रहे हैं कि तुरंत आपके पैसे बनेंगे। बाजार है, झटका जरूर देता है, और झटके अगर आपको झेलने की ताकत है तो ही आपको बाजार में रहना चाहिए। अगर आप बाजार में झटका नहीं झेल सकते तो ये बाज़ार आपके लिए नहीं है। और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, आप अपने बाजार के अंदर अपनी कैपिटल को टूटते हुए नहीं देख सकते, पोर्टफोलियो को रेड में नहीं देख सकते, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी निवेशक को जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। फिर उसके लिए जो बाकी टूल्स हैं वहाँ पर उनको देखना चाहिए, जिसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट वाली जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि बाजार है, अभी आपको लग रहा है ऊपर है, और जब हम बोलते हैं ना भाई साहब बाजार ऊपर है, भाई तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट कोई नहीं करता है। रविंद्र सर को क्या पता, हर रोज़ तो हमारा पोर्टफोलियो 50,000 बढ़ जाता है, रविंद्र सर बिकवा देंगे, क्या फ़ायदा। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं तो अब रोज़ शेयर्स गिर रहे हैं, तो अब लोगों के दिल में जो है हलचल हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है। तो अब लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब, जिसके अंदर हिम्मत है, पेशेंस है, मैंने आपको बोला ना भाई, खरगोश नहीं बनना है, पैसे बनाना तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और खुल के बोलता हूँ मैं बात, ये शायद आप में से कुछ लोगों को कड़वी भी लगती होगी, लेकिन मैं आज अभी अपने एक जो है इन्वेस्टर्स के साथ ही बात कर रहा था। मैंने कहा भैया मैं बात बोलता हूँ सीधी, अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मेरे की सीधी सी बात ये, मैं आपको अच्छा बोल के आपका लॉस करा दूँ वो नहीं है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भाई साहब बाजार से पैसे नहीं कमा सकते, इस बात को समझ लीजिए। और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया था सुबह ही, जब लोगों ने देखा ना भाई साहब 85 के भाव पर, मैं तो उसको देख ही नहीं पाया, मैं तो फाइन कैम पे नज़र लगाई हुई थी। और जब मैंने देखा तो मैंने हालांकि बिड डाली शाम तक, लेकिन शेयर आया ही नहीं। ठीक है जी, ना तो फाइन कैम के आए, ना जो है ऑर्गेनिक्स का है, दोनों के नहीं आए। तो अल्टीमेटली बात क्या है कि वो 89 का प्राइस जो है यार, वो तो लूटने वाला था। BSE में भी 94 का मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुल मिला के बाज़ार के अंदर ऐसा नहीं है, बाज़ार रैशनल नहीं होता है। बाज़ार जब पीटने पाता है ना भाई साहब, पी रेशो 2 की कर देता है। आपने ये नहीं देखो, हमने वो भी टाइम देखा है कि EPS आ रही है 50 रुपये की, शेयर है 90 रुपये का, 100 रुपये का, बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है। लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, ये कंपनी तो बर्बाद नहीं हो जाएगी, डूब तो नहीं जाएगी, सब लोगों ने माल बेच दिया। ऐसी निराशा भी हमने देखी है बाज़ार में। लेकिन अगर आप निराशा देख सकते हो, ऑप्टिमिज्म देख सकते हो, दोनों चीज़ें देख सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने वेल्थ क्रिएट करनी है उन सब के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और कैपिटल उतनी डालिए जिसको आप संभाल सको। ठीक है, जिस पैसे की ज़रूरत है उसको बाज़ार में नहीं डालना है, क्योंकि ये मैं बात बार बार जो है बोलता रहता हूँ। लेकिन जब समस्याएं आती हैं और हम आपका रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज हड़बड़ी में बेच भी दिया होगा मेक मनी जो ऑर्निक्स, और मैंने पीछे भी जो है 4-5 महीने पहले भी सेम चीज़ जो है आपको समझाई थी। आप कहते हो कि बार बार आके सर एक ही बात क्यों बताते हो हमें, पर ये बतानी पड़ती है ना भाई साहब। जब झटका लगता है ना, जब तमाचा अपने मुंह पे लगता है, तभी पता चलता है ना कि भाई साहब क्या हुआ है। क्योंकि पोर्टफोलियो में शेयर अगर 40 रुपये नीचे गिर गया तो भाई साहब झटका तो लगेगा ना। पोर्टफोलियो का रंग देखो एकदम लाल, तो भाई पोर्टफोलियो ग्रीन तो तभी होगा ना जब लाल देखने की ताकत आपके अंदर होगी। तो ये थोड़ी ना है कि हम भगवान है कि जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन से ग्रीन होना शुरू हो गया। अब पीछे हो गया भाई साहब, तो आप लोगों को लगा कि ऐसे ही होता है कि वैसे इंडिया मार्ट जिस दिन से खरीदा उस दिन से रेड, उस दिन से ग्रीन, और वो रुका ही नहीं। बालाजी हमारे जिस दिन से खरीदा उस दिन से, प्लस IG पेट्रोल जिस दिन से खरीदा उस दिन से 3-4 गुना हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, कभी कभी शेयर्स नीचे भी देखने पड़ते हैं। ठीक है जी, ये ऐसा नहीं है। और अगर आप पूरा पोर्टफोलियो सही तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो वेल्थ बनेगी। और हमेशा वैल्यूशंस को अगर तरजीह देंगे, मैनेजमेंट को तरजीह देंगे, तो देर सवेर आपके पैसे अच्छे बनने ही बनने हैं। बट पेशेंस आपके पास होना चाहिए। आज मेक मनी फाइन कैम की वीडियो के अंदर भाई साहब फाइन कैम का तो मैंने कम बताया और आपको सलाह ज़्यादा दे डाली है। फिर भी 23 मिनट की वीडियो हो गई है आज। आप बताइएगा कैसी लग रही है, क्योंकि जब कोई नीचे होने पौने दाम पे हमारा कोई भी व्यूअर शेयर बेचता है ना, मेरे को बहुत दर्द होता है। और फिर वो थोड़े दिन बाद कहेगा जी ये तो मैं क्या करूँ। अभी एक व्यूअर ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, सर मैंने फाइन कैम बेच दिया। तो अभी बात क्या थी कि मैं कल जनरल फोरम के ऊपर जो वीडियो डाली थी, तो उसमें जो मुझे लग रहा था मैंने बताया था। अब उसके हिसाब से अगर आपको मेरा पूरा डिस्कशन किसी ने सुना होगा, इसीलिए मैंने सुबह सुबह ही 10 बजे ही आपको मैसेज डाल दिया था, बेचना नहीं है ना फाइन कैम ना मेक मनी। क्योंकि आपको 2-3 मिनट तो लगेंगे, 10 बजने के कुछ समय बाद ही मैंने आपको सबको मैसेज कर दिया था। ये भी आप देख लीजिएगा, मैसेज पड़ा होगा। दोनों बाय करने हैं तो सेल नहीं करना, लेकिन फिर भी एक व्यूअर ने हमारे ने सेल कर दिया फाइन कैम। मुझे बड़ा दुख हुआ, हालांकि वो 40-50 शेयर थे उनके पास, लेकिन 50 शेयर्स भी भाई साहब आज आपने 400 के बेचे हैं, 20,000 रुपये के बेचे। अगर वो 2-3 साल बाद अगर 2,000 हो गया, उस दिन दुख होगा असली। मुझे नहीं, उनको ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं तो हो सकता है कि आज आपके साथ बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे आज या 2 दिन दुख होकर रह जाएगा। लेकिन जिन्होंने बेचा होगा वो कहेंगे यार मैंने क्या कर दिया।
और जबकि हम आपको इतना बताते हैं कि आप ग्रोथ देखिएगा बिजनेस में, खोने के लिए 400 है और पाने के लिए 1600 रुपये, तो रिस्क और रिवार्ड आपके सामने है। हालांकि मुझे लग रहा है 1 से 2 साल में 1500 रुपये का भाव आ सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताना, आ सकता है या नहीं आ सकता, आपको नहीं लगता कि आएगा या नहीं आएगा, इसमें क्या खराबी है। और जितनी बाकी केमिकल कंपनीज उसके सामने फाइन कैम को उठा के अभी भी देख लीजिएगा, ग्रोथ देखिएगा, जिन कंपनीज में ग्रोथ होगी उनमें प्राइस आएगा ही आएगा। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। और अभी बता रहा हूँ 5-7 दिन से इस शेयर को चल जाने दो, भाई साहब टीवी चैनल वाले भी भोगते हुए नजर आएंगे आपको, साफ साफ बोला जी भाई साहब 600 रुपये हो गया, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, ये तो कंपनी बहुत ग्रो कर सकती है। आज वही लोग उंगलियां उठा रहे हैं। आज सेनबेसी वाले ने सीधा पूछा लॉन्ग टर्म डेब्ट का क्या करोगे तुम तो बर्बाद कर दोगे शोल्डर को, तो उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जब देखिएगा ये शेयर चला जाएगा ना 200-400 रुपये, सब टीवी चैनल इसको बताना शुरू हो जाएंगे। और सेम चीज़ भाई साहब दीपक नाइट्राइट के साथ हुई थी। कोई दीपक नाइट्राइट को 200 रुपये में हाथ नहीं लगाता था, अब 500 आते के साथ चैनल वाले आ गए थे कि जी हाँ जो चलेगा। अभी 2021 का भाव है दीपक नाइट्राइट, उसमें भी सेम तरीके से ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि उसके सारे प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल है, उसके प्रोडक्ट में भी बहुत सारे बेसिक केमिकल है, फिर भी वो शेयर 30 की पी रेशो पे चलता है, 35 की पी पे। अच्छा शेयर है पर इन प्राइजेस पे नहीं है। अगर कभी 1000-1100 रुपये मिलेगा तो दीपक नाइट्राइट पे भी मेरे पॉजिटिव हुए। जब 800 रुपये पे खराब रिजल्ट आया था तब भी मैंने कहा था कि रिजल्ट अच्छा है प्राइस को देखते हुए। तो हालांकि दीपक नाइट्राइट अब 2100-2200 रुपये मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है, कंफर्ट आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं बताऊंगा कभी दीपक नाइट्राइट पे भी। हालांकि मैंने अपने चैनल पे कभी ज़्यादा आपको कवर किया नहीं, क्योंकि वो प्राइजेस तब भी हमें जो है ऊपर ही लग रहे थे। लेकिन कुछ समय तक बहुत अच्छे प्राइस चले थे जब लॉकडाउन हुआ था, और उस समय पर जब रिजल्ट आया था तब मैंने जो है आपके साथ चर्चा की थी। हालांकि मेन फोरम के ऊपर ही वो चर्चा हुई थी। 26 मिनट हो गए हैं, ठीक है जी, चर्चा खत्म करें। थैंक यू वेरी मच।